नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पेरिस समझौता हुआ था और जो लक्ष्य तय किए गए थे उसे हासिल करने की दिशा में अब तक दुनिया भर में क्या प्रयास किए गए हैं और भारत की ओर से इन लक्ष्यों को कितना हासिल किया गया है या हम लक्ष्यों को हासिल कर और आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि 15वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया कि इसके खिलाफ सभी देशों को मिलकर अब कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ने का वक्त है। साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत के लिए 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को दोबारा खेती लायक उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। और भारत न सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल कर चुका है बल्कि ये उस लक्ष्य से भी अब आगे बढ़ चुका है। और समझेंगे आज कि असल में किस तरीके से दुनिया भर में उस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं और भारत के प्रयास कहां पर नजर आते हैं अगर दुनिया भर में अलग अलग देशों के कदमों की तुलना करें। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अभिषेक सक्सेना हमारे साथ हैं, सार्वजनिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं नीति आयोग से। आपका स्वागत अभिषेक। अभिषेक कौशिक हमारे साथ हैं, एसोसिएट फेलो हैं टेरी से। आपका भी स्वागत है। और एस.के. गोसाई हैं, प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT दिल्ली से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अभिषेक सक्सेना जी आपसे करना चाहूँगा कि जब हम पेरिस समझौते को देखते हैं और जलवायु परिवर्तन और उसके लक्ष्य जो तय किए गए थे उस दिशा में किस तरीके से अब तक दुनिया भर में देशों ने कदम उठाए हैं और उन कदमों के बीच में भारत कहाँ पर खड़ा हुआ नजर आता है। जी, धन्यवाद कविन जी। देखिए, पहले तो ये समझने की हमें ज़रूरत है सबसे पहला कि पेरिस समझौते में क्या टारगेट्स हम लोगों ने अपने लिए डिसाइड करे और दुनिया कितनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी की तरफ मूव कर रही है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में आई थिंक G20 समिट में अपने अधिवेशन में कह दिया है कि जो कोविड-19 को लेके हम लोगों की तत्परता है, जो कोविड-19 को लेके हम लोगों का सक्रिय व्यवहार है, उससे ज़्यादा या उसी उसी के तुलनात्मक तरीके से हमें क्या बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन की तरफ काम करना होगा। कोविड-19 हम हर कोई जानता है कि सबसे बड़ी त्रासदी इस सदी की हम लोगों पे आई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है वो आने वाली है। ग्लोबल बॉडीज़ ने IPCC बॉडी है एक, उन्होंने कहा है कि हमें अपना जो ग्लोबल राइज़ इन टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस या हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है। तो इस संदर्भ में इंडिया ने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स लिए थे। जैसे एक टारगेट सबसे बड़ा था कि 30 से 35% तक हम अपना एमिशंस रिड्यूस करेंगे बाय 2030 2005 के लेवल का। दूसरा था कि हम 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे जाएँगे। फिर है हम अपना कार्बन सिंक प्रोड्यूस करेंगे। तो इन संदर्भों ने इंडिया ने और आई थिंक टेरी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो बताएँगे कि उन लोगों ने भी रिपोर्ट निकाली है कि जैसे G20 नेशंस में केवल इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो पेरिस पैक्ट के समझौते के टारगेट्स को मीट कर रहा है। तो आप देखिए कि G20 जो कंट्रीज हैं वो आप मानिए कि कम से कम 70 से 80% एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इंडिया मेरे हिसाब से बिल्कुल एक लीडरशिप पोजीशन ली है और इसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो इनिशिएटिव्स हमारे सबसे बड़े जो हो रहे हैं वो सोलर अलायंस पे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसा बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम 175 गीगावाट का टारगेट 2022 से पहले ही मीट कर लेंगे और हम 450 गीगावाट की तरफ बढ़ेंगे 2030 तक। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत 88 कंट्रियों का एक समूह बनाया जिससे फाइनेंसिंग होगी, जिससे टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी। साथ में मेरा मेरा अंदाजा ये है और मेरी समझ ये कहती है कि आपको देखिए समझना पड़ेगा कि आपके एमिशन सबसे ज़्यादा हो कहाँ रहे हैं। तो भारत जैसे देश में आप अगर एनर्जी रिलेटेड एमिशंस की बात करें जो करीबन 70% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है टोटल एमिशंस का, तो उसमें सबसे बड़ा जो है एनर्जी जनरेशन अराउंड 35 से 40% और 30% के आसपास ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जी। तो इन 2 संदर्भों में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए सोलर जनरेशन हो गई हमारी 83 गीगावाट के आसपास इस समय कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो गई है। बिल्कुल। हम में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे वो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो शेयर्ड मोबिलिटी हो, चाहे वो मेट्रोज़ हों। तो सरकार ने काफ़ी मेजर्स इसके अराउंड ले लिए हैं।
तो इन सारे पैकेजेस के साथ में जैसे हम लोगों ने एलईडी लाइटिंग हो गई, उज्ज्वला स्कीम हो गई, क्या बोलते हैं आपका अलग-अलग डिफरेंट मेजर्स लिए हैं एमिशंस कट डाउन करने के लिए, ग्रीन बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सारा जो एक एक पैकेज इंडिया ने तैयार करा है एमिशंस कम करने के लिए, ये आई थिंक मेरी समझ में ये अतुलनीय है और ये एक पायनियर वर्क है जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है और इंडिया ने एक्चुअली वर्ल्ड को दिखाया है कि बिल्कुल आप अभिषेक, जो है क्योंकि जब अगर हम जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखते हैं जो 2020 का है और टेरी की जो रिपोर्ट है वहाँ पर सक्सेना जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्कोर है रैंकिंग में, वहाँ पर 9th पोजीशन इंडिया की 66.02 स्कोर के साथ, और जब हम ये कहें कि गोल तय किए गए थे उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको काफ़ी दिक्कत आएंगी और जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा, वो लोगों का सहयोग चाहे वो फाइनेंशियली हो या टेक्नोलॉजिकली वो ज़्यादा आगे हैं। लेकिन उसके बावजूद डेवलप्ड कंट्रियों का स्कोर, कई देश ऐसे हैं जो कि भारत से पीछे नजर आते हैं अगर 2020 के स्कोर बोर्ड को देखें। क्यों और कैसे? तो देखिए, इसको आपको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा जो इंडिया ने ग्रोथ स्टोरी अपनी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं अब और अभिषेक, मेरा ये सवाल टेरी टेरी के जो एसोसिएट फेलो हैं उनसे था, मैं लौटता हूँ आपके पास। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया सवाल के लिए। और मेरा दरअसल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्योंकि जब भी हम अपने कुछ महत्वपूर्ण कदमों की बात करते हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री जी मोदी ने कल अपने स्पीच में भी बताया, तो अगर हम रैंकिंग की बात देखें कविंदर जी, तो एक चीज़ जो खास जो है देखने वाली है कि भारत सिर्फ एक ऐसा देश है बाकी G20 कंट्रीज में जो कि हमारे पेरिस गोल के साथ जो है अनुकूल है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो है बाकी देश G20 देशों की बात करूं, तो हम ही एक ऐसा देश है जो कि जितने भी हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने हमारे गोल निर्धारित किए थे, उनको हम जो है मीट करने के दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जैसे कि अब मैं अगर टारगेट की बात करूं, तो जिसमें हमारे जो 3 जो महत्वपूर्ण टारगेट थे, एक तो जो अभिषेक सक्सेना जी बता रहे थे कि हमारा एमिशन इंटेंसिटी 33 से 35% तक हमको करना था। हम ऑलरेडी जो है उसको जो है अचीव करने की जो एक जो है रास्ते कदम पर हैं। दूसरा जो हम ये कह रहे थे कि हमने जो है 175 गीगावाट जो बात कर रहे थे हम लोग कि रिन्यूएबल एनर्जी हमको लगानी है, वो भी हम ओवर अचीव कर लेंगे। और जैसे कि मोदी जी ने भी कहा कि 450 गीगावाट तक हम जो है उसको 2030 तक कर पाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण कदम जो इसमें जो हम बताते हैं कि हमारा जो की इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि बाकी देशों की जो है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा के लिए कार्यकृत करता है। तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि भारत बाकी देशों के कंपैरिजन में कहाँ जो है रहता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम रिसेंट रिपोर्ट देखें, जो कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो अभी 2 या 3 दिन पहले ही जो है लॉन्च हुई है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो हम ऑलरेडी जो है बाकी G20 देशों के हिसाब से सबसे आगे जो है चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमको आगे भी ध्यान में रखना होगा कि हम किस तरह से जो है एक दीर्घकालीन रणनीति बनाएं, ताकि जो है हमारे जितने भी ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इनको हम दोनों ही महत्वपूर्ण हर दिशा की तरफ से हम लोग उसको देख सकें। इसमें एक चीज जो मैं है जो एक चीज और जो है बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अभिषेक जी भी बता रहे थे, जिन पे हमको जो है ज्यादा थोड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि हम ऑलरेडी जो हमारी पॉलिसीज हैं वो उन सारे टारगेट को अचीव करने के हिसाब से हमारे जो है बनाई गई हैं। जैसे कि मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, तो हमने ऑलरेडी जो है एक टारगेट रखा हुआ है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक हमारा जो है 1% तक जो है हम लोग भारत के
भारत में लेकर आएंगे। तो आई थिंक ये कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो इंडिया ऑलरेडी जो है ले रही है। और ओके जहाँ तक कि अगर मैं जी जी, मैं लौटता हूँ आपके पास प्रोफेसर गोसाई, क्योंकि जब हम 2020 के इंडेक्स को देखते हैं और 2019 से अगर हम कंपेयर करें, जो हमारे प्रयास हैं उसका नतीजा है कि हम 11वीं पोजीशन से हम 9th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और जो 4 मेन इसमें सब कैटेगरी हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों का मसला हो, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा के उपयोग की बात करें, या फिर जलवायु की नीतियों को लेकर बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बदलाव दिखता है। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त ज़रूरतें भारत जैसे देश में हैं और विकल्प के तौर पर जो जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात हो रही थी, वहाँ पर हम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन आगे का रास्ता अब क्या होना चाहिए, और दुनिया के अगर हम उन 8 या अपने से ऊपर के 8 देशों को देखते हैं, किस तरीके से उनसे हम क्या कुछ हासिल या फिर सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी या पॉलिसी के नज़रिए से? मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए हैं इंडिया ने बहुत सराहनीय हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया अपने सारे टारगेट्स पूरा कर भी लेता है तो उसका ओवरऑल एमिशन में कितना फर्क पड़ेगा। ओवरऑल एमिशन हमारा बहुत कम था पहले से ही। अगर हम सब अपना टारगेट पूरा करने के बाद भी जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग है वो कम नहीं होगी अगर बाकी देश साथ में नहीं चलते तो हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि अपना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन G20 के थ्रू हमें प्रेशर डालना चाहिए दूसरों के ऊपर कि एक तो हमें हेल्प करें, क्योंकि इंडिया बीइंग द डेवलपिंग कंट्री, इनके पास इतना संसाधन नहीं है जो कि बाकियों के पास है। तो वो जो पहले टारगेट्स हुए थे उसमें ये प्रॉमिस भी हुआ था कि देयर विल बी अराउंड $100 बिलियन जो कि दिया जाएगा इन डेवलपिंग कंट्रीज को, वो भी अभी तक नहीं पूरा हुआ। मेरे ख्याल से ये हमें एक नेगोशिएशन टूल की तरह यूज करना चाहिए कि जो हमने पहल दिखाई है उसका हमको एज ए कंट्री कितना फायदा होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ करते हैं बाकी नहीं करते तो ओवरऑल हमें जो उसके इल इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो तो हमें भुगतने ही हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं। अभी अगर देखें तो हमारे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है टोटली इज गोइंग हेवायर। आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत डगमगा गई है। कहीं पे तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, और जहाँ बहुत जोर से बारिश हो रही है वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है उससे। जहाँ बारिश नहीं हो रही या बारिश उस तरह से नहीं हो रही ड्यूरिंग द मानसून आल्सो, जहाँ पे कि आपकी रेन फेड एग्रीकल्चर जो है सस्टेन कर सके। सो हमारे लिए तो बहुत ही मुसीबतें हैं। अभी मेन चीज जब शुरू होगी, जबकि आपको अडेप्टेशन करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। अडेप्टेशन के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होगा। अभी हम जो पैसा भी खर्च कर रहे हैं एमिशन को कम करने के लिए, मेन मुद्दा जो है वो क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है वो आप नहीं उसको आप नेगेट नहीं कर सकते, उसका इफेक्ट तो आएगा। अब वो 1.5 पे जाके रुकता है या 2 पे रुकता है, वो इस पे डिसाइड होगा कि बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया ने किया है बाकी भी कंट्री वैसे करने की उसमें पहल करते हैं या नहीं करते। उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग कम होगी या नहीं होगी। तो इसलिए हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब तक हम उसको प्रेशराइज नहीं करते बाकी कंट्रीज को भी वैसे ही करने का जैसे हमने किया है, तब तक उसका हमें फायदा नहीं होने जा रहा। और ऐसे में अभिषेक कौशिक जी, जिस तरीके से जो टोटल हिस्सेदारी है, अगर मैं कहूं कि जो कार्बन उत्सर्जन की, वो 10 बड़े देशों के हिस्से में करीब 60% उसके आसपास आती है। और ग्रीन हाउस गैसों के अगर उत्सर्जन की बात करें तो अमेरिका और चीन सबसे बड़े इसमें अब तक जो हिस्सेदारी उनकी नज़र आती है। छोटे देश या फिर जो विकासशील देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी या फंड उस तरीके की नहीं है, उसके बावजूद उनका अब तक का रोल और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को लेकर प्रयास सराहनीय है, जिसमें भारत प्रमुख है। लेकिन जैसा कि कहा गोसाई साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जिनकी हिस्सेदारी बड़ी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से तय हो सकती है, दबाव बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बिना उनके ये तमाम प्रयास निरर्थक या व्यर्थ साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और गोसीन साहब ने भी जैसे कहा कि खासकर जो
विकासशील देश हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पास ना कि सिर्फ हम फाइनेंस बल्कि टेक्नोलॉजी की बात भी करें और जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसी सहायता है जो कि भारत जैसे देश जो है बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे जो है उम्मीद करते हैं। और ये पेरिस एग्रीमेंट जो हम बात भी कर रहे थे शुरुआत में, उसके अंतर्गत ये भी तय किया गया था कि भाई जो हमारे देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है मदद देंगे, जो कि अभी नहीं आ पा रही है। एक बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि अगर जब तक आप जो है भारत जैसे देशों को ये 3 महत्वपूर्ण सहायता या जो टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा था, जो फाइनेंस की बात कर रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये हमारे जैसे देशों के पास जब तक जो है आप नहीं जो है करवा पाएंगे, तब तक जो है हम लोग जो 2 डिग्री गोल की बात कर रहे हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल तय है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया, अगर हम G20 कंट्रीज की ही अगर बात करें तो हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत ही देखा जाए तो हम 2 टन CO2 पर कैपिटा हमारा है। अगर मैं G20 एवरेज की बात करता हूं, वो अभी भी 7.32 पर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अभी जो है डिफरेंस है। तो ऑलरेडी जैसे गोसिन साहब बता रहे थे कि हम एक इस तरह की दिशा में काम कर रहे हैं कि ना बल्कि हम इस तरह से भी आगे बढ़े कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी हमारा आगे उसको साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि पावर्टी है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये जो बेसिक नीड्स हैं उसकी तरफ भी हमको काम करना है, साथ ही साथ हमको क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो एक भारत का एक ही बड़ा जो है हमेशा से जो है एक दिशा रही है कि ना सिर्फ हम क्लाइमेट की बात करें, बल्कि हम जो हमारे बाकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है उसके साथ हम एक दिशा में काम करें। जी ओके, अभिषेक सक्सेना जी, जिस तरीके से, क्योंकि एक फंड एक बहुत बड़ी इसमें ज़रूरत है और दूसरी टेक्नोलॉजी की, और मुझे याद पड़ता है कि जब ये पेरिस अकॉर्ड की बात हो रही थी और जब समझौते पर सहमति बनी थी, इन दोनों के योगदान की बात आई थी, खासकर उन देशों की ओर से जिनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा एडवांस कंट्री कहे जाते हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जिनके प्रयास ज़्यादा हैं, ना तो उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है और ना ही तकनीकी सहयोग जिस तरीके की उम्मीद या आश्वासन शुरुआत में दिया गया था। ये कितने बड़े चैलेंज हैं अगर हम वर्ल्ड वाइड जिसका आह्वान पीएम ने किया है कि एक साथ मिलकर करना होगा, बल्कि किसी एक ग्रुप की ओर से ये प्रयास निरर्थक और बेकार हो जाएंगे अगर सामूहिक तौर पर एक साथ नहीं खड़े होते। जी, आपने बिल्कुल सही ये मुद्दा उठाया है कि देखिए क्या है कि इसमें भारत ने हमेशा ही फॉरेन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू क्लाइमेट जस्टिस की बात करी है। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, देखिए, जिन्होंने अपनी ग्रोथ जो है वो फॉसिल फ्यूल के बेसिस पे, कोल के उस पे या पेट्रोल के उस पे चला दी है, जैसे कंट्रीज लाइक यूएस हो गए या यूनाइटेड किंगडम हो गए। तो ये जो पश्चिमी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन लोगों ने इस पे ऑलरेडी अपना ग्रोथ जो है स्टोरी बना ली है। अब देखिए, हर कोई बोल रहा है कि जो ये सदी है वो इंडिया और चाइना और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज की है, और जैसा कि अभी बताया गया कि इंडिया का अभी भी पर कैपिटा जो एमिशन है वो काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो एमिशंस देखिए, जो एनर्जी यूज है वो बढ़ेगा ही कहीं ना कहीं। तो आपका धीरे धीरे एनर्जी यूज बढ़ेगा क्योंकि आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आपके 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 सिटीजन्स में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो इसके साथ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है फाइनेंसिंग का, और दूसरा है टेक्नोलॉजी का। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंसिंग है, जहां जो जो समृद्ध देश हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीकन नेशंस हो गए, इनको आपको वित्तीय सहयोग आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि है क्या कि आपके जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो जो है आपके थोड़े सस्ते पड़ते हैं।
लेकिन इसका ब्रेक थ्रू भी कंट्रीज लाइक इंडिया ने इनोवेट कर दिया है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि जो इंडिया में सोलर के रेट्स हैं वो 2.36 रुपीज पे आके पर किलोवाट पे आ गए हैं, जो जी पूरे विश्व में सबसे कम रेट है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं इस मामले में बहुत बड़ा वो हूँ इसका कि अगर हमें क्या बोलते हैं यूएस या यूके या इन कंट्रीज से हमें टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिलती या दूसरे देशों से हमें टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिले। देखिए जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये केवल इंडिया का मिशन नहीं है, ये एक ग्लोबल मिशन है। तो आपस में कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी एक दूसरे को सपोर्ट दें, एक दूसरे को हेल्प करें। और इसमें क्या है, इसमें जो डेवलप नेशन है उनका एक बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है फाइनेंसिंग में, सेकंड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का डिसेमिनेशन और मास स्केल डिसेमिनेशन करने में। तो ये जो है ये जो ताकत है ये समृद्ध देशों के पास है इस समय। वो उनको आना पड़ेगा आगे, उनको जानना पड़ेगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी है इस टाइम पे। और मैं कहूंगा कि कोविड और कोविड से बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि कोविड कुछ टाइम में सबसाइड हो जाएगा। ये इमरजेंसी जो है ये आपकी कुछ टाइम तक चलती रहेगी। तो आपको आपको आगे बढ़ते आने में फाइनेंस और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इसमें इंडिया जैसे कंट्रीज ने अपना इनोवेशन खुद कर लिया है। तो सोलर सेल हो गई या टेंडरिंग प्रोसेस हो गया या पब्लिक पॉलिसी मैकेनिज्म हो गए, तो हम देशों के लिए बेंचमार्क बन रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूएस यूके जैसे कंट्रीज जो हैं वो हम लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कैसे आपने सोलर के प्राइसेस इतने कम कर दिए हैं। तो लेकिन हमें फिर भी एक दूसरे का साथ लेके, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच में काम करना होगा, साइलोज में हम काम नहीं कर सकते इसको लेके। बिल्कुल। और इसका लीडरशिप रोल है वो कहीं ना कहीं इंडिया निभा रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को आगे बढ़ के आना पड़ेगा इसमें। प्रोफेसर गोसाई, जिस तरीके से अगर हम क्लाइमेट चेंज या उसको रोकने को लेकर जो कदमों की बात होती है, और भारत G20 में जैसा कि आप सब पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक बड़ा रोल, और जिस तरीके से हमने टारगेट अचीव किया और उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो आगे का रोड मैप भारत के नज़रिए से क्या हो सकता है? और अगर विश्व समुदाय के सामने कहें तो ये रोल कितना बड़ा और किस तरीके से इस वक्त इंडिया के पास स्कोप दिखता है उसे लीड करने का? नहीं, रोल तो ऑलरेडी ये सारा साइंटिफिक नॉलेज तो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है। जो इन्होंने आरसीपीज डेवलप किए थे उसमें अलग अलग अजम्पशंस करी गई थी कि अगर आप एक पाथ अडॉप्ट करते हो, अगर कितना एमिशन कम करते हो, उसके हिसाब से कितना बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी कितना आपका टेम्परेचर होगा। तो वो जो पाथ है वो ऑलरेडी अभी जो पाथ चल रहा है, जो हमने सोचा था कि हम कलेक्टिवली उस पाथ को लेके एमिशंस कम करेंगे, वो हो नहीं पा रहा है। अभी 1.5 की बात हो रही है, लेकिन 1.5 फ्रॉम द साइंटिफिक एनालिसिस इज इम्पॉसिबल। जितनी अभी चल रही हैं, ये जितनी भी एमिशन चल रही हैं, उसके हिसाब से 1.5 पे आना बहुत मुश्किल है। 2 पे भी आ जाए तो बहुत गनीमत होगी। तो इसलिए ये जो इंडिया ने जो पाथ दिखाया है, प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है, कुछ टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी प्रोग्रेस करी है, लेकिन टेक्नोलॉजी जब भी आप डेवलप करते हैं आपको काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का सिर्फ यही एक उनसे आग्रह था कि जो आपने डेवलपमेंट्स कर रखी हैं एटलीस्ट वो हमारे साथ शेयर करो, ताकि हम उनको यूज़ करके अपने एमिशंस कम कर पाएं। अगर आपको अपने आप स्ट्रगल करके करना है वो तो आप कर ही रहे हैं, उसके बावजूद कि आपको वो टेक्नोलॉजीज नहीं मिली, आपने अपनी टेक्नोलॉजी निकाली हैं, लेकिन उनकी भी एफिशिएंसी जो है, सब टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी उस बराबर नहीं हो सकती जो कि डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करके निकाली हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक कार का देख लीजिए, अब जो एफिशिएंसी उसकी है, जो जितने में उसमें वो पड़ेगी, उनको लागत पड़ेगी, उतने में हमें पहुंचने में अभी और 10 साल लग जाएंगे। अभिषेक सक्सेना जी, जो हालात हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज को लेकर, और जो चिंताएं हैं कि जब साइलोज में अगर कोई ग्रुप या कंट्री काम कर रहे हैं उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा, जो कि लक्ष्य तय किया गया है जो अचीव करना चाहते हैं, ऐसे में क्या वे आउट दिखता है फ्यूचर के नज़रिए से, और क्या बड़े हर्डल्स या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? देखिए, वे आउट तो एक ही है कि आपको कोलैबोरेटिव वे में काम करना पड़ेगा। विकसित देश जो हैं
वो इसमें लीड ले सकते हैं, विकासशील देश जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जब तक सारे देश और सारे वर्ल्ड लीडर साथ में नहीं आके कोलैबोरेटिवली इसके लिए नहीं काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। केवल विकासशील देश करते रहें अपना ही एक ग्रुप बना के, तो उसमें नहीं होगा, फाइनेंसिंग के इश्यूज आएंगे, टेक्नोलॉजी का इशू आएगा। केवल विकसित देश करते रहेंगे तब भी नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि अब जो एमिशंस हो रहे हैं, जो उन्होंने पास्ट में कर दिया वो तो एमिशंस हो गए हैं। अब जो एमिशंस होंगे वो अधिकतर जो है वो विकासशील देशों से होंगे, क्योंकि एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और एक लेवल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी जो है वो विकसित देशों ने बना दी है अपने उस पे, लेकिन विकासशील देशों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा इसमें। तो दोनों का नजरिया, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक कोऑपरेटिव वे में और कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ साइलोज ब्रेक करके हमें करना पड़ेगा काम। दूसरा सबसे बड़ा मेरे को पॉइंट ये लगता है कि आप जो है आपने इस समय सोलर जो है एनर्जी जनरेशन, आपने उसमें काफी प्रोग्रेस हासिल कर ली है, और ये केवल इंडिया ने नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड कर लिया है सबने। तो लेकिन अब आप देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो उसमें आपके पास क्लीन एनर्जी ऑप्शंस या जीरो एमिशन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन हम उसको मास लेवल पे प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया ने काफी लीड ले ली है, चाइना ने लीड ले ली है, लेकिन देश जैसे यूएस हो गया या यूके हो गया, यूके ने जैसे अभी टारगेट डिफाइन करा है कि 2030 के बाद पेट्रोल और डीजल गाड़ियां वहां नहीं बिकेंगी। तो इस तरह के कदम और इस तरह की जो चीजें हैं, जो एग्रेसिव मेजर्स हैं, वो आपको लेने की जरूरत है। और जो एनर्जी जनरेशन था वो एक सबसे बड़ा पार्ट था, लेकिन दूसरा आपको ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, आपके एग्रीकल्चर हो गए, तो ये सारे सेक्टर्स पे भी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से आपने हर्डल्स की बात पूछी, तो मैं आपको एक दो हर्डल्स आपको बता दूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल विल और अगर ग्लोबल विल आ जाए तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी हर्डल नहीं है। मैं एक थोड़े छोटे हर्डल्स मानता हूं, जिनको जैसे फाइनेंसिंग हो गया या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, तो ये एक शॉर्ट टर्म हर्डल्स है या मीडियम टर्म हर्डल्स है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपकी पॉलिटिकल विल और आपका ग्लोबल एजेंडा आपके इसके अराउंड अगर रिवॉल्व कर जाएगा और कोलैबोरेटिवली हम इस पे काम करेंगे तो हम कर पाएंगे। हमने देखा है कि 86 तक आप मानिए कि ओजोन होल जो था वो कितना बड़ा एक एजेंडा था। हम लोगों ने सीएफसीएस को बैन करा ना, हम लोगों ने ओजोन को वापस हील करा। आज अंटार्कटिका में ओजोन पूरी तरह से हील हो चुका है। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10-20 इयर्स हम लोगों ने वो चीज करके दिखाई है। तो आपका जब ग्लोबल एजेंडा और ग्लोबल विल उसके साथ में आएगी, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई हर्डल इतना बड़ा है जो क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व ना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौता और उसके जो लक्ष्य थे उसे समझाने के लिए, जो बताने के लिए कि असल में दुनिया भर के अलग अलग देश उन लक्ष्यों से कितना दूर या कितना करीब हैं और उन्हें हासिल करने के लिए और किन कदमों की ज़रूरत है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।